जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। बायोलॉजी में सेल डिवीज़न क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिका विभाजन कैसे होता है, उसके बारे में आज पूरे डिटेल से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो आपको कैसा लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन क्या है? तो एक कोशिका टूट करके दो या दो से अधिक कोशिकाओं का जब निर्माण करता है, उसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं। एक जो कोशिका है वो टूट करके दो या दो से अधिक कोशिका का जब निर्माण करता है, उसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं, यानी कोशिका विभाजन। ये एक कोशिका टूट करके जब दो या दो से अधिक यानी बहुत सारे कोशिकाओं का जब निर्माण करता है एक कोशिका, उसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं। यानी एक ही कोशिका के टूटने से जब नए नए कोशिकाओं का जब निर्माण होता है, बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं। और जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल बोलते हैं। मदर सेल बोलते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल बोलते हैं, और जिस कोशिका का विभाजन होने के बाद जो नई कोशिका का निर्माण होता है उसे डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर सेल बोलते हैं। तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल, और जिस कोशिका से टूटने से जो कोशिका का निर्माण होता है उसे डॉटर सेल बोलते हैं। तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल, और कोशिका के विभाजन होने के बाद जो नई कोशिका बनता है उसे डॉटर सेल बोलते हैं। याद रखेंगे। अब है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार के होता है: असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के। पहला है असूत्री एमाइटोसिस। फिर है दूसरा में समसूत्री माइटोसिस। तीसरा में है अर्धसूत्री मियोसिस। ये हो गया कोशिका विभाजन 3 प्रकार के: असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री एमाइटोसिस, समसूत्री माइटोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन एमाइटोसिस, असूत्री यानी एमाइटोसिस। ये जो है असूत्री जो विभाजन होता है, असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अविकसित कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अविकसित कोशिकाओं में होता है। जैसे जितने भी छोटे सूक्ष्मजीव यानी जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं, छोटे जो जीव हैं, वो जो होते हैं उसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जैसे हम पढ़ाए थे कि हम लोग जो आते हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, पेड़ पौधे हो गए, पादप हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सभी यूकैरियोटिक में आते हैं। और जितने भी छोटे जीव, सूक्ष्म जीव हो गए हैं, कोरोना हो गया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जितने भी हैं जो है बीमारी फैलाने वाले हैं, वो सभी प्रोकैरियोटिक में आते हैं, जो कि अविकसित होते हैं। और यूकैरियोटिक में जो हम लोग आते हैं, और पादप जो है, जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं, तो वो विकसित होते हैं। तो ये जो है असूत्री विभाजन जितने भी कोरोना वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, ये सभी में
जो है असूत्री विभाजन होता है, और ये जो होता है बहुत तेज़ होता है। आप देखे होंगे कि कोरोना वायरस जो है जब फैलने लगता है वायरस, या कोई भी वायरस है या फिर बैक्टीरिया जब फैलने लगता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसको जो है बनने में टाइम नहीं लगता है। ये जो है एक न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट जो होता है और प्रोटीन होता है, इसमें जो मिल करके जो है ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसलिए जो इसमें बहुत जल्दी जल्दी इसका निर्माण होता है कोशिका का, और ये जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो याद रखेंगे कि असूत्री विभाजन जो है बहुत तेज़ी से होता है। तो असूत्री विभाजन ये हो गया। और अर्ध जो हम लोग का जो होता है, इसमें जो है विभाजन जो है धीरे धीरे होता है। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सब जो है हम लोग को के जो कोशिका होते हैं, बहुत सारे जो है प्रोसेस होते हैं, इतना सारा को बनाना पड़ता है। तो इसमें बनाने में टाइम लगता है, और ये जो है इसमें बनाने में टाइम नहीं लगता है। बहुत कम जो है कोशिका का जो है बनाने में इसको में टाइम लगता है, इसलिए बहुत तेज़ी से होता है। तो ये हो गया असूत्री विभाजन। इसमें जो मदर सेल होता है, इसमें जो मदर सेल जो होता है, इसमें जो मदर सेल होता है वो मदर सेल का जो विभाजन होता है वो आगे बढ़ करके वो आगे चल करके जो है बीच से धंस जाता है। इस तरह से धंस जाता है। कोशिका विभाजन जो है बड़ा आकार होकर के आगे चल के जो है बीच से धंस जाता है और बाद में फिर अलग हो जाता है। यानी मदर सेल जो है दो भाग में टूट जाते हैं आगे चल करके। तो ये हो गया असूत्री विभाजन, जो कि प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिकाओं में, जैसे बीमारी फैलाने वाले जितने भी हैं, कोरोना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, ये सभी में छोटे जीवों में असूत्री विभाजन जो होता है और बहुत तेज़ी से होता है। अब है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस। माइटोसिस समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका यानी हमारा जो शरीर है वो जनन कोशिका को छोड़ करके पूरा जो शरीर होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनता है। तो याद रखेंगे कि समसूत्री विभाजन में जनन कोशिका में क्या आता है, तो जनन कोशिका में ओवम और स्पर्म आते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु आते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ करके पूरा शरीर जो होता है हम लोग का वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनता है। तो कायिक कोशिका का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है और जनन कोशिका को छोड़ करके पूरा शरीर जो है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनता है। तो ये है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है इसका 5 अवस्था होता है। समसूत्री विभाजन के 5 अवस्थाएं होता है। पहला है समसूत्री विभाजन का 5 अवस्था। पहला है इंटरफेज। दूसरा है प्रोफेज। तीसरा है मेटाफेज। चौथा है एनाफेज। और पांचवा हो गया टेलोफेज। तो समसूत्री विभाजन के 5 अवस्था इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज अंतरावस्था, हिंदी में इसको अंतरावस्था। प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पूर्वावस्था, टेलोफेज अंत्यावस्था यानी अंतिम अवस्था। तो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज जो है ये सबसे बड़ी अवस्था है। ये जो है
सबसे बड़ी अवस्था है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, इंटरफेज। और इसमें जो है केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन जो है प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, केंद्रक का विभाजन प्रारंभ हो जाता है और क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज, इसमें केंद्रक का विभाजन प्रारंभ हो जाता है और क्रोमोजोम अलग होने लगते हैं। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर जो है इसका निर्माण प्रारंभ होता है। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ इसी में होता है। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है और ये जो है स्प्लेंडर फाइबर, अब इसमें जो है केंद्रक का निर्माण पूर्ण हो जाता है। केंद्रक का जो विभाजन होता है, विभाजन पूर्ण हो जाता है। इसमें जो है इंटरफेज में केंद्रक का विभाजन प्रारंभ होता है और इसमें जो है केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है और मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण जो है पूर्ण हो जाता है। इसमें जो है स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है और ये जो मेटाफेज जो है अध्ययन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे कि मेटाफेज जो है ये इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है, इसमें प्रारंभ होता है, इसमें पूर्ण हो जाता है और ये अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है मेटाफेज होता है। अब है एनाफेज। एनाफेज जो है सबसे छोटी अवस्था होती है, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज। अब सबसे छोटी अवस्था ये होता है एनाफेज और इसमें केंद्रक और कोशिका के जो अंग होते हैं वो ध्रुव की ओर चले जाते हैं। देखिए इसमें स्प्लेंडर फाइबर निर्माण जो है पूरा कर लिया और स्प्लेंडर फाइबर का काम होता है कि जो कोशिका होता है इसको यहाँ पे बांधने का काम करता है। जैसे ये कोशिका है, अब बीच में ये बांध देता है जिससे ये बाद धीरे धीरे जो है कटने लगता है। तो ये बीच में बांध देता है और बांधने के बाद जो एनाफेज है इसमें केंद्रक और जो कोशिका के अंग होते हैं बांधने के बाद ये जो है ध्रुव की ओर चले जाते हैं। केंद्रक कोशिका के अंग जो है ध्रुव की ओर चले जाते हैं और ये बाद में पूरा कट जाता है और ये अलग अलग जो है कोशिका बन जाते हैं। तो ये जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो स्प्लेंडर फाइबर जो होता है तुर्क धागा होता है, उसे बांधने का काम करता है बीच से और बांधने के बाद ये जो है बाद में फिर कट जाता है और ये अलग अलग हो जाता है और कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो ये है, इसमें केंद्रक और कोशिका के अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। अब ध्रुव की ओर चले गए हैं तो अब जो है बीच से अलग अलग हो जाता है। तो ये जो होता है टेलोफेज, ये जो है अंतिम अवस्था होता है। अंतिम अवस्था यानी अब पूरी तरह से बन गया है कोशिका। अंतिम अवस्था, तो सबसे अंतिम अवस्था टेलोफेज। इसमें जो है विभाजन का कार्य, इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के अंग बन चुके होते हैं। कोशिका के अंग बन चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर जो होता है, स्प्लेंडर फाइबर जो है गायब हो जाता है।
गायब हो जाता है। स्प्लिंटर फाइबर यानी तुर्क धागा, यानी जो बीच से बांधने का काम कर रहा था, तो इस तरह से जो हो जाता है, बीच में यहाँ पे बांधने का काम करता है। और इसमें जो है ये एनाफेज में ये ध्रुव की ओर कोशिका के अंग चले जाते हैं और केंद्रक, और बाद में जो है टेलोफेज में ये कट जाता है, यानी कोशिका अलग अलग हो जाते हैं और ये जो तुर्क धागा है ये जो है गायब हो जाता है। तो यही है, ये कोशिका का जो है ये टेलोफेज अंतिम अवस्था होता है और विभाजन का कार्य जो है पूर्ण हो जाता है और कोशिका के अंग पूरी तरह से नई कोशिका का निर्माण हो जाता है, स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। तो ये था समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इंटरफेज जो है, ये जो होता है 5 अवस्था इसका: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज, सबसे छोटी अवस्था जो है एनाफेज, और सबसे अंतिम अवस्था टेलोफेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इससे पूछता है, तो याद रखेंगे। इंटरफेज में ये सबसे बड़ी अवस्था, केंद्रक का विभाजन प्रारंभ होता है इसमें और क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेज, स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है और केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है। मेटाफेज में स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है और अध्ययन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मेटाफेज होता है। तो ये था समसूत्री विभाजन। अब है अर्धसूत्री विभाजन। तो अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा में है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, ये जो है अर्धसूत्री विभाजन का जो मियोसिस है, इसका जो नाम दिया था अर्धसूत्री विभाजन में जो मियोसिस नाम दिया था फॉर्मर और मुरे ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन में जो मियोसिस नाम दिया था वो किसने दिया था? फॉर्मर एवं मुरे ने नाम दिया था। अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस नाम किसने दिया? ये दिया था फॉर्मर और मुरे ने। ये अर्धसूत्री विभाजन का जो खोज किया था वो किया था बीजमैन ने किया था। ये जो है अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया? बीजमैन ने किया। और ये जो है इसका विस्तृत जानकारी जो दिया अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, जो विस्तृत जानकारी दिया वो दिया स्ट्रासबर्गर। तो ध्यान देंगे अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस जो नाम दिया वो दिया फार्मर और मुरे ने, खोज किया बीजमैन ने, और इसका विस्तृत जानकारी दिया स्ट्रासबर्ग। अब है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो हम लोग में जो विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। हम लोगों में कोशिका विभाजन किससे होता है? तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन, देखिए अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो जनन कोशिकाओं में होता है। अभी हम बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है समसूत्री विभाजन से पूरे शरीर का निर्माण होता है और इसमें जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेता है समसूत्री विभाजन में। तो समसूत्री विभाजन में पूरा शरीर बनता है जनन कोशिकाओं को छोड़कर। तो अर्धसूत्री में जो है जनन कोशिका भाग लेते हैं। तो जनन कोशिका इसमें मेल और फीमेल, इसमें जो होता है मेल और फीमेल में, इसमें मेल में भी 46 क्रोमोसोम और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है अर्धसूत्री में कि इसमें से 46 अगर जो क्रोमोसोम है वो 23 हो जाते हैं और इसमें जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 हो जाते हैं। वो जब लड़का जब जन्म लेता है तो
46 इसमें से नहीं जाता है। अगर इसमें से 46 जाता और इसमें से भी 46 जाता तो समसूत्री विभाजन हो जाता, और समसूत्री विभाजन होता तो 46 इसमें से और 46 इसमें से जाता तो ये 92 हो जाता। तो हम लोग में 92 तो होता नहीं है क्रोमोजोम, क्योंकि जो है सभी में जो है 46 जो है क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो इसमें से 23 आता है और इसमें से 23 आता है, तो 23 और 23 46 हो जाता है। अब है कि 46 फीमेल में और 46 मेल में और 46 फीमेल में होता है। अब ये है मेल में जो है ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम। ऑटोसोम और ऑलोसोम। तो ये है फीमेल में भी ऑटोसोम और ऑलोसोम। फीमेल में भी ऑटोसोम और ऑलोसोम होता है। तो मेल में ऑटोसोम और ऑलोसोम, फीमेल में भी ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 होता है और ऑलोसोम की संख्या इसमें एक्स और वाई, यानी मेल है तो इसमें एक्स और वाई होगा। इसमें ऑटोसोम 44, यानी ऑटोसोम दोनों में वही होता है 44 और 44, और ऑलोसोम हो गया इसमें एक्स और एक्स, क्योंकि फीमेल है तो फीमेल में एक्स और एक्स होता है और मेल में एक्स और वाई होता है। तो ऑटोसोम की संख्या 44 और इसमें भी ऑटोसोम की संख्या 44। इसमें जो है मेल में ऑलोसोम जो होता है एक्स और वाई होता है और फीमेल में ऑलोसोम एक्स और एक्स होता है। अब है देखिए, इसमें से और इसमें से ये जो है ऑटोसोम, इसका ऑटोसोम और इसका ऑटोसोम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो आधा आधा दोनों में से आएगा, यानी ऑटोसोम इसमें 44 है और इसमें ऑटोसोम 44 है, तो इसमें से 22 और इसमें से 22 आएगा। इसमें से 22 और इसमें से 22 आएगा, मेल में से 22 और फीमेल में से 22। ये आ करके पूरे शरीर का निर्माण कर देता है। बाकी बचा अब लिंग निर्धारण करना। तो लिंग निर्धारण करने के लिए, यानी सेक्स निर्धारण करने के लिए, मेल होगा या फीमेल, उसको निर्धारण के लिए ऑलोसोम होता है। तो ये है ऑलोसोम। तो ऑलोसोम में हो गया एक्स और वाई, इसमें हो गया एक्स एक्स। तो इसमें से जो है एक आता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो 2 है, इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 2 है, तो इसमें से भी एक आएगा और इसमें से भी एक आएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये था 44 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया टोटल? ये हो गया 46। तो मेल और फीमेल, माता और पिता में 46 क्रोमोजोम थे, वो पुत्र में भी यहाँ पे 46 आ गया। तो ध्यान देंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में आधा आधा हो जाता है, यानी 46 क्रोमोजोम है इसमें और 46 इसमें है, तो इसमें से 23 आएगा और इसमें से 23 आएगा। यहाँ पे ऑटोसोम 44 होता है और यहाँ पे भी ऑटोसोम 44 होता है। इसमें ऑलोसोम 2 होता है और इसमें भी ऑलोसोम 2 होता है, यानी 44 ये और 2 ये 46, और ये 44 और ये 2 46। तो ये जो होता है ऑटोसोम, ये शरीर का निर्माण करता है, और ऑलोसोम जो होता है वो लिंग निर्धारण करता है। तो ये हो गया आपका जो है 46 इसमें हो गया। तो देखेंगे कि जो है एक मातृ सेल, यानी एक मदर सेल 4 जो है डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है, एक ये और एक ये और एक ये, यानी एक मदर सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 4 डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है। तो ये था आपका सेल डिवीज़न। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।